हे एवरीवन। हाँ जी, कैसी हो रही है ज्योग्राफी की तैयारी? कर रहे हो ना अच्छे से वीडियोस के थ्रू? चलिए, ये वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर क्लास 12 ज्योग्राफी की जो आपकी बुक नंबर 1 है, दिस इज़, आप देखोगे फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, राइट। इस बुक के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा आंसर्स के साथ। तो आंसर भी हम डिस्कस करेंगे वन शॉट में। यहाँ पर मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं आंसर्स के साथ। पेपर प्रेजेंटेशन पे बात करेंगे। तो अब की बार मैंने बुक वाइज रखा है कि ये जो आपकी बुक नंबर 1 है ना, इसके 3 मार्क के क्वेश्चन और 5 मार्क के क्वेश्चन एक साथ, और ऐसे ही मैं बुक सेकंड के ऊपर भी लेकर आ जाऊंगा। अब यहाँ पर मैं आपसे ये बोलूँगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले मैंने रिवीजन वाली वीडियो अपलोड करी है, जो कि आपको 3.5 घंटे के आसपास देखने को मिलेगी। सारे के सारे चैप्टर्स को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया है। इस वीडियो को देखने से पहले वो देख लेना। ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है ताकि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ पाओ, कैसे आपको एग्जाम में प्रेजेंट करना है वो आप समझ पाओ। स्टार्ट करेंगे विदाउट एनी डिले। बाकी आप भी जानते हो बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस को बनाने में, कंटेंट को प्रिपेयर करने में। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सपोर्ट करो ह्यूमैनिटीज़ लवर को। फ्रेंड्स के साथ शेयर करो वीडियोज़ को, ताकि उनको भी, आपके फ्रेंड्स को भी, क्लासमेट्स को भी बेनिफिट मिले वीडियोज़ का। और कमेंट में अपना फीडबैक बताना नेक्स्ट वीडियो आपको किसके ऊपर चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। यहाँ पर देखो, आपकी जो ये वाली बुक है, बुक नंबर 1, इसमें आपको कुछ चैप्टर्स देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे टोटल हमें 8 चैप्टर्स देखने को मिलते हैं। बुक सेकंड के अंदर आप 9 चैप्टर्स देखोगे। तो बुक 1 में हमें 8 चैप्टर्स मिलेंगे। उनके नाम यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं। इन्हीं के यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आंसर्स के साथ। अब आप सभी का मोस्टली क्वेश्चन ये होता है कि क्या यही क्वेश्चन आएंगे? तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं। आप खुद ही इस चीज़ को समझो, आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो। क्या मैंने पेपर सेट किया है? मतलब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता सकते हैं PYQs के बेसिस पे कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चांसेस है आने के, राइट। ये कॉन्टिन्यूसली रिपीट हो रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि अलग से दिख रहे होते हैं, जो कि आपको बता रहे होते हैं कि आ जाओ हमें पढ़ लो, हम इंपॉर्टेंट है, राइट। तो उन टॉपिक से मैंने क्वेश्चन प्रिपेयर करे हैं। तो 100% क्लेम नहीं कर रहा, बट ये बोल रहा हूँ कि हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चांसेस है आने के, ठीक है। लेकिन हमें रिस्क लेनी नहीं है, इसीलिए बोल रहा हूँ रिवीजन वाली वीडियो को जाकर के अच्छे से देख लेना। ओके, चलिए मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम देखें, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप इसमें देखोगे, ये एक बार आप वीडियो को पॉज करके देख लो। ये मैंने वन शॉट वाली वीडियो में भी, रिवीजन वाली में भी आपको बताया था, राइट। अब कितने क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे? तो पहले 5 मार्क के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 5 मार्क के यहाँ पर मैंने क्वेश्चन निकाले हैं। आपको 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस वाली बुक से, और 3 मार्क के 8 क्वेश्चन। टोटल यहाँ पर 20 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करेंगे विदाउट एनी डिले। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बड़ा हो गया, बट ये बहुत ज़रूरी था आपको बताने के लिए, वरना फिर आपके माइंड में डाउट ही रहता। अब देखो, यहाँ पर मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा, आंसर को भी एक्सप्लेन करूंगा। आंसर को इतना डीप में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, राइट, क्योंकि मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर चुका हूं वन शॉट वाली वीडियो में। तो रिवीजन वाली वीडियो जरूर से देखकर आना, राइट। इस वीडियो से आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि कैसे आपको आंसर को एग्जाम में लिखना है। आंसर प्रेजेंटेशन आप सीखोगे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि देखो, टॉपर के आंसर में आप ये देखोगे, जो टॉपर्स होते हैं अलग ही दिख रहा होता है उनका आंसर, राइट। एग्जामिनर आपके आंसर में कुछ ना कुछ चेक कर रहा होता है, वो आपको चीज़ें मिल जाएंगी, तो आपको आराम से मार्क्स मिल जाएंगे, भले ही आपने 1-2 पॉइंट्स गलत भी लिखे हैं, या फिर आप ज़्यादा नहीं लिख पाए तब भी, राइट। तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आपको जो 5 मार्क के क्वेश्चंस हैं उनको प्रेजेंट करना है, और 3 मार्क के कैसे आपको प्रेजेंट करना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको प्रॉपर तरीके से फोकस करना है, राइट। तो आंसर प्रेजेंटेशन सीखेंगे, सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 5 मार्क कम कर रहे हैं। Define the term density of population. Explain 4 geographical factors affecting the distribution of population in the world with examples. तो यहाँ पर आपको डेंसिटी बतानी है। तो हम इस चीज़ को पढ़ चुके हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है। तो इसको ना ऐसे एग्जाम में लिखा रहेगा 1+4। तो 1 मार्क के अकॉर्डिंग आपको बताना है डेंसिटी क्या होती है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है? टोटल पॉपुलेशन अपॉन एरिया। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि population density is the ratio between total population to the total area. It measures how many people live in a particular area. It usually measured in person per square kilometer, right? तो person per square kilometer एक तरीके से, इस तरीके से, मतलब जो पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर के हम बोल सकते हैं, इस बेसिस पे इसको क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है, राइट। तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं 4 ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की। तो देखो, जब भी 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा, आपको उसको कैसे प्रेजेंट करना है, तो मैं आपको हर क्वेश्चन में ये चीज़ नहीं बताऊंगा, अभी बता देता हूँ। आपको पहले ना इंट्रोडक्शन देना है।
ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में आप छोटी सी चीज़ें बता सकते हो, लाइक डिफाइन कर दिया आपने, इसमें तो स्पेसिफिकली पूछा है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में, लेकिन नहीं भी पूछा होता तो भी आप बता सकते थे। इंट्रोडक्शन देना है, फिर आपको अपना मेन कंटेंट लिखना है। उससे पहले अगर फ्लो चार्ट बन रहा है तो फ्लो चार्ट ज़रूर बनाना, इसीलिए यहाँ पर मैंने बनाया है ताकि आप इस चीज़ को समझ पाओ। बस आपको इतना ही करना है, फिर फ्लो चार्ट के जो भी आपके मेन पॉइंट्स हैं उनको आपको मेन कंटेंट में जा करके एक्सप्लेन कर देना है। तो 4 पूछे तो 4 बता सकते हो, 5 पूछे 5 बता सकते हो, और अगर उसमें मेंशन नहीं है कि कितने पॉइंट्स आपको बताने हैं और आपके पास छोटे छोटे पॉइंट्स हैं तो आप 6 से 7 इवन 8 पॉइंट्स भी लिख करके आ सकते हो, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, राइट। लेकिन 5 पॉइंट मत लिखना अगर छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, तो फिर उसमें हो सकता है कि आपको मार्क्स ज़्यादा ना मिले, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो वाटर की अवेलेबिलिटी, लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेट और सॉइल्स ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं ये। तो यहाँ पर मैंने डिटेल्स लिखी है, आप एक बार वीडियो को पॉज करके रीड भी कर सकते हो। तो वाटर, अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर एक इंपॉर्टेंट आप देखोगे फैक्टर है लाइफ के लिए। सो पीपल प्रीफर टू लिव इन एरियाज वेयर फ्रेश वाटर इज इजिली अवेलेबल। वाटर इज यूज फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग एंड कुकिंग एंड ऑल्सो फॉर कैटल, क्रॉप, इंडस्ट्रीज एंड नेविगेशन. It is because of this that river valleys are among the most densely populated areas of the world. Example के लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप्ड नियर इंडस रिवर, राइट। अब देखो मैं एक एक पॉइंट को थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा, तो हो सकता है वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाए, बट मेरा मानना ये है कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आनी चाहिए, भले आप 20 मिनट्स 30 मिनट्स ज़्यादा दे दो। तो प्लीज़ कॉपरेट करना, राइट। ये मत बोलना कि वीडियो बड़ी हो गई, वरना मैं फटाफट से आपको बताकर भी जा सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपके साथ ऐसा हो। मैं चाहता हूँ कि आपको चीज़ों को प्रॉपरली बताऊँ। तब भी इस वीडियो को अगर आपने वन शॉट रिवीजन वीडियो देखी है तो भी आप इस वीडियो को आराम से देख सकते हो, आपका एक तरीके से रिवीजन फिर से हो जाएगा, राइट। लेकिन मैं तब भी इतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आप उस वीडियो को देख करके इसको देखोगे तो आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी, वहाँ पर रिवीजन, यहाँ पर कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, कैसे प्रेजेंट करना है, राइट। लैंडफॉर्म्स हम देख सकते हैं कि भाई कैसा लैंडफॉर्म है, वो एरिया प्लेन वाला एरिया है, माउंटेन का है, तो प्लेन वाले एरिया में आपको ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिल जाती है। जैसे गंगा प्लेन्स की अगर हम बात करें, ये डेंसली पॉपुलेटेड आपको मिल जाएंगे। क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो क्लाइमेट है, अगर हम इसको देखें तो ऐसा क्लाइमेट जिसमें प्लीजेंट क्लाइमेट हो, मतलब ना ज़्यादा गर्मी हो ना ज़्यादा सर्दी हो, ठंडा भी ज़्यादा ना हो, गर्म भी ज़्यादा ना हो, ऐसे क्लाइमेट वाले एरिया में आप देखोगे पॉपुलेशन आपको ज़्यादा मिलती है, मतलब जिसमें आपको प्लीजेंट क्लाइमेट मिलता है, प्रॉपर क्लाइमेट। तो एग्जाम्पल भी आपको हर किसी के देने हैं। फिर सॉइल की बात हो रही है, यहाँ पर भी मैंने एग्जाम्पल दिया है। सॉइल की बात हो रही है तो सॉइल में आप देखोगे फर्टाइल सॉइल की बात हो रही है, एलुवियल सॉइल की, जहां पर आपको एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है, यानी फर्टाइल सॉइल, वहां पर आप देख सकते हो पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगी। एग्जाम्पल के लिए देखो कुछ कुछ ऐसा है कि हमारी बुक में एग्जाम्पल गिवन नहीं है, बट तब भी मैंने ऐड किया है, तो आप भी कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे स्टेट लाइक यूपी हो गया, बिहार, ये पॉपुलेटेड एरियाज आपको देखने को मिलेंगे एलुवियल सॉइल की वजह से, राइट। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आप देखोगे क्या है, डेमोग्राफिक साइकिल क्या है। आपको 3 स्टेजेस बताने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के। तो डेमोग्राफिक साइकिल आपने पढ़ी होगी, ये क्या है, ये एक ऐसी थ्योरी है जो कि हमें ये बताती है, प्रिडिक्ट करती है फ्यूचर पॉपुलेशन किसी भी एरिया की। ये बताती है हमें कि कोई भी सोसाइटी हाई बर्थ रेट से और हाई डेथ रेट से लो बर्थ रेट, लो डेथ रेट्स की तरफ चली जाएगी अगर वो सोसाइटी प्रोग्रेस करती है रूरल, एग्रेरियन और इलिटरेट से अर्बन, इंडस्ट्रियल एंड लिटरेट सोसाइटी की तरफ। और ये चीज़ें हमें स्टेजेस में देखने को मिलती हैं, राइट। तो जिसने भी प्रॉपरली इस टॉपिक को पढ़ा है, उस वीडियो को देखा है रिवीजन वाली को, वही प्रॉपरली आंसर को समझ पा रहा होगा। इसीलिए बार बार रिकमेंड कर रहा हूं, जाकर के पहले उसको देखना, फिर इस वीडियो को देख सकते हो। ऐसे भी आप स्ट्रक्चर टाइप का बना सकते हो, राइट, कि रूरल, एग्रेरियन, इलिटरेट से अर्बन, इंडस्ट्रियल, लिटरेट सोसाइटी। डेमोग्राफिक साइकिल में आप तीनों स्टेजेस के बारे में यहाँ पर मेंशन कर देना। तो इस तरीके से फ्लो चार्ट आप बना सकते हो, फ्लो चार्ट सही रहेगा आपके लिए बनाना। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, तीनों स्टेजेस के बारे में हल्का हल्का एक्सप्लेन कर देना, और आपको डायग्राम भी बनाना है। इस वाले क्वेश्चन में अगर आप ये डायग्राम नहीं बनाओगे तो आपके 1 से 2 नंबर कट जाएंगे। तो प्लीज़ डायग्राम बना के आना, यहाँ पर लिखना क्रूड बर्थ रेट, क्रूड डेथ रेट, यहाँ पर आपको टाइम के बारे में बताना है, तीनों स्टेजेस के बारे में आपको अच्छे से मेंशन करना है। यहाँ पर आपको ये बताना है कि बर्थ रेट है, ये डेथ रेट है, ये किस तरीके से नेचुरल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसमें आपको हाई फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेंगे, इसमें इतना फ्लक्चुएशंस नहीं है, और कंट्रीज भी आप यहाँ पर बता सकते हो, राइट। तो यहाँ पर एक बार मैं इसको रीड करवा देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। तो पहला स्टेज अगर आप देखो तो इसमें हाई फर्टिलिटी और हमें हाई मोर्टेलिटी देखने को मिलती है, क्योंकि बिकॉज पीपल रिप्रोड्यूस मोर टू कंपनसेट फॉर द डेथ्स ड्यू टू एपिडेमिक्स एंड वेरिएबल फूड सप्लाई। और उसके बाद यहाँ पर हम बोलेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी लो रहती है,
पीपल यहाँ पर आपको इलिटरेट देखने को मिलेंगे, टेक्नोलॉजी का लेवल भी बहुत ही यहाँ पर हमें लो देखने को मिल जाएगा, राइट। फिर यहाँ पर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज इसका पार्ट है। उसके बाद आप सेकंड स्टेज में देखोगे, इसमें क्या होता है, जो फर्टिलिटी स्टार्टिंग में फर्टिलिटी रेट ज़्यादा रहता है लेकिन वो टाइम के साथ डिक्लाइन कर जाता है, और उसके बाद जो मोर्टेलिटी रेट है वो तो कम होता ही है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इंप्रूवमेंट आ रहा है सैनिटेशन में, हेल्थ कंडीशंस में, लीड टू डिक्लाइन इन मोर्टेलिटी। बिकॉज ऑफ दिस गैप द नेट एडिशन टू पॉपुलेशन इज हाई। इसीलिए ये आप जो देख रहे हो ये वाला, ये पॉपुलेशन में नेट एडिशन काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और डेवलपिंग कंट्रीज़ इसका पार्ट है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो तीसरा स्टेज आप देखोगे तो इसमें फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी दोनों कम हो रहे हैं, पॉपुलेशन स्टेबल है या फिर बहुत ही स्लोली ग्रो कर रही है। डेवलप कंट्रीज़ आप इसके अंदर देख सकते हो। तो इस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है, राइट। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है। आपको 4 पिलर बताने हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के। तो ह्यूमन डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है, आप देखो उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे। 1 मार्क के लिए आपको बताना है ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है। 4 आपको पिलर बताने हैं, तो 1+4 करके आपसे पूछ लिया जाएगा। तो कंसेप्ट जो है ह्यूमन डेवलपमेंट का, इसको इंट्रोड्यूस किया था डॉक्टर महबूब उल हक ने। और डॉक्टर हक डिस्क्राइब करते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट एक ऐसी डेवलपमेंट होती है जो कि लोगों की चॉइसेस को एनलार्ज करती है, उनकी लाइफ को इम्प्रूव करती है, कंडीशंस क्रिएट करती है कि भाई लोग मीनिंगफुल लाइफ जी सकें, ऐसी लाइफ जी सकें जहां पर वो अपने आप को डेवलप कर सकें, अपने टैलेंट को दिखा सकें, राइट, एक प्रॉपर लाइफ जी सकें। तो इतना आप एक्सप्लेन कर दोगे बहुत रहेगा 1 मार्क के लिए। फिर आपको 4 पिलर बताने हैं यहाँ पर। तो 4 पिलर के अंदर आप बता सकते हो, 4 पिलर्स हमें देखने को मिलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के। एक तो इक्विटी है, एक सस्टेनेबिलिटी है, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट। अब देखो आपको ये फ्लो चार्ट बनाना है, राइट। देखो मतलब ज्योग्राफी में आप खुद ही देखो, जहाँ पर बुलेट पॉइंट्स आपके पास है आप फ्लो चार्ट बना सकते हो, राइट। एक अच्छा आंसर लग रहा होता है तो फ्लो चार्ट जरूर बना के आना 5 मार्क के स्पेशली क्वेश्चंस में। और अब ये जो भी पिलर्स हैं इनके बारे में आपको लिखना है, साथ में एग्जाम्पल भी आपको देना है। तो इक्विटी का एग्जाम्पल भी आप दोगे, सबका एग्जाम्पल देना है। तो इक्विटी का मतलब होता है, इक्विटी रेफर्स टू मेकिंग इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू एवरीबडी रिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, इनकम, रेस एंड कास्ट। यानी आपको हर किसी को बराबर के अधिकार देने, बराबर की अपॉर्चुनिटीज देनी है, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। एग्जाम्पल मैंने देखो कितना प्रॉपर लिखा है। इन इंडिया वी फाइंड स्कूल ड्रॉप आउट्स मोर ऑफ विमेन एंड पीपल बिलोंगिंग टू सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड ग्रुप्स। फीमेल लिटरेसी रेट भी आपको कम देखने को मिलेगा मेल लिटरेसी रेट से। ये नहीं होना चाहिए। एंड एवरीवन शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज, देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो आप देख सकते हो, ये मैंने सारी बुक की लैंग्वेज कॉपी नहीं करी है, खुद से लिखा है ये। तो आप इस तरीके से एग्जाम्पल दे सकते हो। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि जो भी रिसोर्सेज हैं उनको आपको सारी जनरेशन को प्रोवाइड करना है, उनमें कॉन्टिन्यूटी बना के रखनी है। ऐसा नहीं है कि आप एक जनरेशन को दे रहे हो, दूसरी जनरेशन को रिसोर्सेज नहीं दे रहे हो, रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज करना है। तो सस्टेनेबिलिटी मींस कंटिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ईच जनरेशन मस्ट हैव द सेम अपॉर्चुनिटीज। एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने दिया है कि मान लो एक कम्युनिटी है जो कि अपनी गर्ल चाइल्ड को स्कूल में नहीं भेज रही, तो फिर वो लड़की, वो विमेन डेवलप नहीं कर पाएगी। तो इसके बारे में आप एग्जाम्पल दे सकते हो। प्रोडक्टिविटी की बात करें तो प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी, और प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन वर्क। यानी आपको लोगों को कैपेबल बनाना है, प्रोडक्टिव बनाना है। वो आप कैसे करोगे? वो आप करोगे जब इनको लोगों को बेटर हेल्थ और एजुकेशन की फैसिलिटीज मिलेंगी। मैंने एग्जांपल में देखो कितना बढ़िया पॉइंट लिखा है कि देयर शुड बी इनफ एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ द पीपल। यानी सरकार लोगों की हेल्थ में और एजुकेशन में खर्चा करे, तभी तो लोग कैपेबल बनेंगे। यस, राइट। एम्पावरमेंट की बात करें तो एम्पावरमेंट का मतलब होता है लोगों को पावर देना। पावर किस चीज़ की? कि ताकि वो चॉइसेस को एक तरीके से क्या कर सके, चॉइसेस ले सके, अपने इच्छा के अनुसार काम कर सके। तो ये पावर कैसे आएगी? जब उन्हें फ्रीडम दी जाएगी। और गुड गवर्नेंस यहाँ पर हो सकती है, पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज़ की बात हो रही है ताकि एम्पावर किया जाए, सरकार इसमें कुछ ना कुछ कर सकती है। और एग्जाम्पल में अगेन मैंने कितना प्रॉपर एग्जाम्पल दिया है कि रिसेंटली अभी लोकसभा में 1/3 सीट्स को रिजर्व किया गया वीमेन के लिए। तो वीमेन रिजर्वेशन बिल 2023 का ये वीमेन को एम्पावर ही करेगा, उनको फ्रीडम देगा, वो भी अपने आप को पॉलिटिकल फील्ड में रिप्रेजेंट कर पाएंगी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देखोगे, आपको 5 फीचर्स बताने प्लांटेशन एग्रीकल्चर के इन दी वर्ल्ड। अब देखो एक तो ये आंसर है जो कि मैंने लिखा है। एक आंसर अगर आप मान लो खाली 5 छोटे छोटे पॉइंट लिखकर आ जाते हैं, आप खुद ही देखो दोनों में कितना डिफरेंस है, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन में पहले प्लांटेशन को एक्सप्लेन कर दो, मतलब इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दो,
एग्जाम्पल दे दो, फिर जाके फीचर्स के ऊपर आओ। ये एक प्रॉपर तरीका होता है आंसर लिखने का। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर का मतलब होता है इज अ लार्ज स्केल फार्मिंग मेथड वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पसेस ऑन लार्ज स्टेट्स और प्लांटेशंस। दीज प्लांटेशन टिपिकली स्पेशलाइज इन कैश क्रॉप्स, यानी कैश क्रॉप्स जो ऐसी क्रॉप्स जिनको आप जाकर के मार्केट में बेच के पैसे कमाओगे, कैश क्रॉप्स, उनकी कल्टीवेशन होती है। एग्जाम्पल के लिए कॉफ़ी हो गया, टी हो गया, शुगर है, रबर है, एंड ऑफन इन्वॉल्व इंटेंसिव लेबर एंड मैनेजमेंट। तो आपने एक्सप्लेन कर दिया, इंट्रोडक्शन दे दिया, बता दिया कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता है। आगे आप बता दोगे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हुए कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर को यूरोपियंस लेकर आते हैं अपनी कॉलोनीज में। दे एस्टैब्लिश्ड वेरियस प्लांटेशंस इन डिफरेंट कॉलोनीज फॉर देयर ओन बेनिफिट। एग्जाम्पल के लिए टी इंडिया में एंड श्रीलंका के अंदर। तो इस तरीके से आपने बता दिया। फिर आ जाओ प्लांटेशन के फीचर्स के ऊपर, जो कि आपको 5 मार्क मिलेंगे इन पॉइंट्स को लिखने के लिए। अब देखो मैंने ना जो भी पॉइंट्स हमारी बुक में गिवन है उन्हीं के बेसिस पे बुलेट पॉइंट्स बना के फ्लो चार्ट बना दिया। तो इस तरीके से भी आप भी कर सकते हो। लार्ज प्लांटेशन, लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगती है, चीप लेबर की ज़रूरत होती है, सिंगल क्रॉप स्पेशलाइजेशन आप देखोगे, गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में बात हो रही है। तो लार्ज प्लांटेशन में क्या है, प्लांटेशन आपको बड़े बड़े चाहिए होते हैं। इससे क्या होता है, इसका बेनिफिट ये होता है कि आप प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकते हो कल्टीवेशन एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स। लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर चाहिए होती है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ये आप अपने वर्ड्स में आराम से लिख सकते हो। बुक में हमें छोटे छोटे पॉइंट्स गिवन है ना, उन्हीं से बुलेट पॉइंट बना के आप उसके अंदर का अपने मन से मतलब अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता ही है कि लार्ज कैपिटल किस में चाहिए होगी। तो लार्ज कैपिटल आपको चाहिए बेसिकली किस में, अभी आगे आएगा इसमें। तो टू स्टैब्लिश एंड मेंटेन द इंफ्रास्ट्रक्चर देखो नेसेसरी फॉर कल्टीवेशन देख सकते हो आप, प्रोसेसिंग हो गई, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इस इन्वेस्टमेंट में आप देखोगे लैंड एक्विजिशन के लिए, मशीनरी के लिए, इरिगेशन सिस्टम, स्टोरेज फैसिलिटीज़, इन सब के लिए चाहिए कैपिटल, पैसा। उसके बिना कुछ भी नहीं हो पाएगा। चीप लेबर की बात होती है तो चीप लेबर आपको चाहिए ताकि यहाँ पर क्या हो, ये लोग अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर ऑफन रिलाइज ऑन ए लार्ज वर्कफोर्स विच इज टिपिकली कंपोज्ड ऑफ चीप और लो कॉस्ट लेबर कॉस्ट आर कीप्ड लो थ्रू वेरियस मीन्स। यानी ये लोग क्या करते हैं, लेबर कॉस्ट कम किस तरीके से रखते हैं, लोकल वर्कर्स को हायर करके, माइग्रेंट लेबरर्स को हायर करके, ऑफन अंडर लेबर इंटेंसिव एंड समटाइम्स एक्सप्लॉयटेटिव कंडीशंस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बात हो रही है किसके बारे में, यहाँ पर आप देखोगे इसमें सिंगल क्रॉप स्पेशलाइजेशन की बात हो रही है। तो सिंगल क्रॉप यहाँ पर आप देखते हो, तो इसमें सिंगल क्रॉप की जाती है ताकि या फिर आप कह सकते हो लिमिटेड नंबर ऑफ क्रॉप्स। दिस स्पेशलाइजेशन ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज, यानी अगर आप एक क्रॉप की कल्टीवेशन कर रहे हो तो आप प्रॉपर तरीके से सारे रिसोर्सेज को प्रॉपर यूज कर पाओगे, और इससे क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और प्रॉफिट बढ़ेगा, जो कि इनका मेन मोटिव है। गुड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी चाहिए होता है ताकि आप मार्केट में सामान को बेच सको। तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके रीड तो करो, नोट्स को, इन आंसर्स को रीड करो। बाकी देखो पीडीएफ आपको मिलेगी मेरी वेबसाइट पे अंडर पेड स्टडी मटेरियल। पेड स्टडी मटेरियल 199 में है। आपने अगर नोट्स बाय करे हैं तो आपको उसी में मिल जाएगा ये वाला मटेरियल। तो 199 में आपको सारा कंटेंट मिल रहा है, वीडियो के नोट्स, जो रिवीजन वाली वीडियो है, बुक 1 एंड बुक 2, सारी और भी चीज़ें मिलेंगी जो भी वीडियोज़ आने वाली हैं। तो आप उसको बाय कर सकते हो। बाकी उस मटेरियल में आपको इस वाली बुक के 7 to 8 क्वेश्चंस और मिल जाएंगे। 3-4 क्वेश्चन 5 मार्क के और 3-4 क्वेश्चन आपको 3 मार्क के। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको मिल रहे हैं। तो जाके आप, बहुत ही कम प्राइस में अवेलेबल है, बहुत ही अच्छा कंटेंट है, मैंने बहुत ही मेहनत करके प्रिपेयर किया है, रिसर्च करके। तो आप उसको बाय करके पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हो। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन नोमैडिक हर्डिंग एंड कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग, स्टेटिंग एनी 5 पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस में मैंने देखा है कुछ बच्चे क्या करते हैं, नोमैडिक हर्डिंग का अलग से लिखेंगे और कमर्शियल वाले लाइवस्टॉक रियरिंग का अलग से लिखेंगे। ऐसे मार्क्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, जब भी डिफरेंस बिटवीन की बात होगी तो आपको टैबुलर फॉर्म में लिखना है, लाइन खींच के लिखना है। ओके, तो ऐसे ही आपको करना है, गलती मत करना इस चीज़ में, वेदर इट इज़ ऑफ 5 मार्क और 3 मार्क, राइट। तो नोमैडिक हर्डिंग और कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो और आपको ऐसे भी करना है, जो आप इसका पॉइंट लिखोगे वो इस टाइप का ही रहना चाहिए, मतलब डिफरेंस होना चाहिए हर पॉइंट में कि ये बेसिकली किस चीज़ के बारे में है और ये चीज़ दूसरी चीज़ पहली वाली चीज़ से कैसे अलग है उस पर्टिकुलर चीज़ में जिसके बारे में आपने पॉइंट लिखा है, राइट।
तो नोमैटिक हंटिंग एक सब्सिस्टेंस लैब एक्टिविटी है जो कि एनिमल पे लोग डिपेंड करते हैं। ये आपको कमर्शियल पर्पस के लिए मिल जाएगी। इसमें ये एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं कई सारी चीज़ों के लिए, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। ये आप देखोगे इसमें एक ही टाइप का एनिमल रियर किया जाता है। इंपॉर्टेंट एनिमल्स यहाँ पर आप शिप, कैटल, गोट्स, हॉर्सेस को देख सकते हो। दे प्रैक्टिस्ड ट्रांस ह्यूमन्स, ये लोग ट्रांस ह्यूमन्स प्रैक्टिस करते हैं, मतलब मूवमेंट करते हैं फ्रॉम प्लेन्स टू माउंटेन्स इन समर एंड माउंटेन से प्लेन वाले एरिया की तरफ इन विंटर। ये यहाँ पर ऐसी मूवमेंट नहीं करते हैं कमर्शियल वाले में। यहाँ पर ये चीज़ की जाती है परमानेंट रेंचेस के ऊपर की जाती है। ये रेंचेस आप देखोगे कवर्ड लार्ज एरियाज एंड आर डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ पार्सल्स में डिवाइड होते हैं। यानी ये रेंचेस आप पार्सल्स में देखोगे और रेगुलेट किया जाता है ग्रेजिंग किस तरीके से, फेंसिंग करके। इसमें ईल्ड आप देखते हो, मतलब ईल्ड का मतलब होता है कितनी आप पैदावार कर रहे हो, यानी कितना आपको रिटर्न में मिल रहा है। कम होता है क्योंकि सब्सिस्टेंस लेवल के लिए की जा रही है। इसमें ये चीज़ आप ज़्यादा देखोगे, प्रॉफिट मोटिव के लिए की जाती है इसलिए। और इसमें आप देखोगे कि साइंटिफिक तरीकों का यूज़ नहीं किया जाता, इसमें किया जाता है क्योंकि मोटिव क्या है, प्रॉफिट है। और रीजन्स में आप 2 से 3 रीजन लर्न कर लेना, इसके भी आप रीजन बता सकते हो। मैंने आपको सारी चीज़ें कवर कराई थी रिवीजन वाली वीडियो में। तो ये है प्रॉपर आंसर, राइट। आगे बढ़ते हैं, आगे 6 नंबर का क्वेश्चन है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, वाई डू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज चूज डिफरेंट लोकेशंस, एक्सप्लेन एनी 4 फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द इंडस्ट्रियल लोकेशन। तो ये जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं ये स्पेसिफिक लोकेशन को ही क्यों चूज करती हैं, आपको 4 फैक्टर्स बताने हैं जो कि इंडस्ट्रियल लोकेशन को इन्फ्लुएंस करता है, राइट। तो अब देखो इंडस्ट्रीज, कितना बढ़िया आंसर मैंने लिखा है। इंडस्ट्रीज क्यों स्पेसिफिक लोकेशन चूज करती है, इसीलिए करती है ताकि उसकी कॉस्ट कम लगे और प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो इसीलिए करती है बिकॉज दे वांट टू मिनिमाइज देयर कॉस्ट एंड वांट टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स। कितने सिंपल तरीके से मैंने लिखा है, दे एस्टैब्लिश्ड देमसेल्व्स इन दैट प्लेस वेयर दे गेट ऑल फैसिलिटीज, यानी अपने आप को ऐसी जगह पर ही स्टैब्लिश करेंगी जहां पर उनको सारी फैसिलिटीज मिल जाएं, एनर्जी मिल जाए, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, रॉ मटेरियल, चीप लेबर। There are many factors which influence industrial location. Some of them are given below. फिर आप ऐसे फ्लो चार्ट बना करके सबके बारे में लिख देना कि एक्सेस टू मार्केट है, ठीक है, एक्सेस टू रॉ मटेरियल हो गया, एक्सेस टू लेबर सप्लाई की यहाँ पर बात हो रही है, और एक्सेस टू सोर्सेज ऑफ एनर्जी, राइट। फिर एक्सेस टू मार्केट के बारे में आपको बताना है, तो वही है कि भाई मार्केट होना ज़रूरी है, कहाँ पर जाके वो सामान को बेचेंगे। तो वीडियो को पॉज करके रीड कर लो, बाकी नोट्स में से तो आप कर ही लोगे PDF में से। नेक्स्ट है एक्सेस टू रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज के द्वारा, वो चीप होना चाहिए, इजी टू ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें हैं, राइट। तो इनको रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप इसके बारे में लिख सकते हो। लेबर सप्लाई की बात हो रही है, यानी लेबर सप्लाई होनी चाहिए, और लेबर होनी चाहिए क्या, लेबर चीप होनी चाहिए। तो चीप लेबर की बात हो रही है, और स्किल्ड भी होनी चाहिए। अब देखो मैकेनाइजेशन हो रहा है, ऑटोमेशन हो रहा है, and flexibility of industrial processes have reduced the dependency of industry upon the labor, but still ये important factor है। यानी मैकेनाइजेशन हो रहा है, मशीन्स का हम यूज़ कर रहे हैं इंडस्ट्रीज़ में, बट तब भी लेबर की रिक्वायरमेंट आज भी है कई सारी इंडस्ट्रीज़ में। सोर्सेज ऑफ एनर्जी का एक्सेस भी होना चाहिए, सोर्स होना चाहिए, क्योंकि आप एल्यूमिनियम इंडस्ट्री को देखोगे, इनको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं सारी लाइन टू लाइन रीड नहीं करवा रहा क्योंकि मैंने बहुत ही सिंपल वर्ड्स में लिखा है, बाकी रिवीजन वाली वीडियो में एक्सप्लेन करवा चुका हूँ। तो आप यहाँ पर जा करके उस वीडियो को देख के समझ के, और वीडियो को इसको पॉज करके और नोट्स में से जाके रीड कर सकते हो। ईजी लैंग्वेज में लिखा है, समझ में आ जाएगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। 7th क्वेश्चन आप देखोगे, हाईटेक इंडस्ट्री लेटेस्ट जनरेशन है मैन्युफैक्चरिंग इन दी वर्ल्ड, एग्जामिन द स्टेटमेंट। तो जो हाईटेक इंडस्ट्री है, अब यहाँ पर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपसे पूछा है। अब हाँ, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एक बार हाईटेक इंडस्ट्री के बारे में बता दो, फिर बता दो कि किस तरीके से ये लेटेस्ट जनरेशन है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी का। यानी आपको हाईटेक इंडस्ट्री के बारे में ही लिखना है। कल को एग्जाम में ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है जो कि आपके पल्ले नहीं पड़ रहा, समझ में नहीं आ रहा, आपको क्या करना है, उसका कीवर्ड फाइंड करना, ठीक है। छोड़ने से अच्छा है कीवर्ड फाइंड आउट करना, कीवर्ड, राइट। तो कीवर्ड आपको फाइंड आउट करना है और उसके बारे में लिखना शुरू कर देना। इसका कीवर्ड है क्या, हाईटेक इंडस्ट्री। तो हाईटेक इंडस्ट्री के बारे में हमने जो भी पढ़ा है, जो भी मैंने आपको बताया था, वो सारा आप यहाँ पर लिख सकते हो। उससे पहले हाईटेक इंडस्ट्री क्या होती है उसके बारे में बता दो, तो आंसर हमारा रहेगा, हाईटेक इंडस्ट्री रेफर्स टू दोज इंडस्ट्रीज दैट प्रोड्यूस एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि एडवांस लेवल के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाती हैं। और इसमें आप देखोगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है, इनोवेशन की बात होती है। दीज इंडस्ट्रीज टिपिकली फोकस ऑन फील्ड सच एज इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एरोस्पेस एंड टेलीकम्युनिकेशंस।
हाईटेक इंडस्ट्री, अब आप उन्हीं पॉइंट्स में से कुछ बुलेट पॉइंट निकाल के फ्लो चार्ट बना सकते हो, जैसे कि ये लेटेस्ट जनरेशन है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ की, राइट। एक मैंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन करके कर दिया। एक आप हाईली स्किल्ड देखोगे, हाईली स्किल्ड वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होती है, रोबोटिक्स ऑन द असेंबली लाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और टेक्नोपॉलिस। और उसके बाद जाके मैंने इन्हीं पॉइंट्स को लिख दिया। अब मैंने इनको अलग अलग से नहीं लिखा पॉइंट करके, मैंने कलेक्टिवली लिख दिया, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो हाईटेक इंडस्ट्री, सिंपली हाईटेक, हाईटेक आप बोलोगे मतलब हाई टेक्नोलॉजी, और सिंपली हाईटेक लेटेस्ट जनरेशन है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ की। इसमें फोकस किया जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। एक चीज़ और, अगर आपको टाइम मिलता है तो जो इम्पॉर्टेंट जो आपको वर्ड्स मिलेंगे उनको अंडरलाइन कर देना आप लोग, ठीक है, उससे सही रहता है। मान लो आप डॉक्टर महबूब उल हक का नाम लिख रहे हो, अंडरलाइन कर दो, राइट। आप लिख रहे हो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है, या एग्जाम्पल में आप किसी प्लेस का नाम लिख रहे हो, किसी पर्सनैलिटी का नाम लिख रहे हो, तो ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ों को ना अंडरलाइन कर देना। इससे क्या होता है, क्योंकि कोई भी आपका आंसर, इतना बड़ा आंसर पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होता, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, वो लोग अपना काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर आप नीट एंड क्लीन तरीके से लिख रहे हो, फ्लो चार्ट बना रहे हो, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन कर रहे हो, तो उन्हीं को देख करके ही आपको एग्जामिनर वो देख के आगे बढ़ जाएंगे, राइट। तो इंपॉर्टेंट कीवर्ड का अगर टाइम मिलता है अंडरलाइन करने का तो ज़रूर करके आना, जो कि मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है। इसमें आप देखोगे प्रोफेशनल वाइट कॉलर वर्कर की बात होती है, राइट। और इसमें आप देखोगे जो बहुत ही हाईली स्किल्ड लेबर्स है उनका यूज़ किया जाता है, रोबोटिक्स ऑन दी असेंबली लाइन, यानी प्रॉपर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइंस। उसके बाद आपको कुछ टेक्नोपॉलिस भी देखने को मिल जाएंगे, और टेक्नोपॉलिस के बारे में यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल भी दिया है। कुछ टेक्नोपॉलिस आपको इंडिया में भी मिल जाएंगे। तो टेक्नोपॉलिस ऐसी आपको हाईटेक इंडस्ट्रीज़ मिलेंगी जो कि कुछ ही कुछ जगह पे मिलती हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी का ये लोग यूज़ करते हैं। इंडिया का एग्जाम्पल मैंने सिटी बेंगलुरु का एग्जाम्पल दे दिया। इंडिया का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है फार्मास्यूटिकल के अंदर, इसरो है, DRDO है, तो इनके बारे में आप लिख सकते हो, राइट। और ऐसा भी नहीं है इनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, ये चीज़ मैंने आपको बताई भी थी। छोटे से स्पेस में आराम से अपना प्रोडक्शन कर लेते हैं, क्योंकि मशीन्स का यूज़ किया जाता है। तो हाईटेक इंडस्ट्रीज़ ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो कि क्या कर रही हैं, बहुत ही हाई लेवल की टेक्नोलॉजी का यूज़ करती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है टूरिज्म क्या होता है। आपको 4 टूरिस्ट अट्रैक्शन बतानी है वर्ल्ड में, तो आपको कई सारी एक्टिविटीज़ मिलेंगी सर्विस सेक्टर में, एक है इनमें से आप देखोगे टूरिज्म। टूरिज्म यहाँ पर इसको किया जाता है, एक ऐसी एक्टिविटी जिसको किया जाता है फॉर पर्पस ऑफ रिक्रिएशन रादर देन बिजनेस, यानी एंटरटेनमेंट के लिए किया जाता है, राइट। आपको यहाँ पर मैनी टूरिस्ट अट्रैक्शन देखने को मिल जाएंगी, जिनमें से 4 ऑफ देम आर मेंशन बिलो। ये रही आपकी 4 टूरिस्ट अट्रैक्शन। क्लाइमेट है, लैंडस्केप है, हिस्ट्री एंड आर्ट है, कल्चर एंड इकोनॉमी है, राइट। तो यहाँ पर आपको सभी के बारे में लिखना है। अगेन अगर आप एग्जाम्पल नहीं दोगे तो फिर वो बात नहीं बनेगी जो एक टॉपर के आंसर में होती है, तो आपको सभी में एग्जाम्पल देना है। तो क्लाइमेट के अंदर आप बताओगे कि क्लाइमेट में कुछ लोग ऐसी कोशिश करते हैं कि अगर गर्म एरिया में रहते हैं तो ठंडे एरिया में जाने को उन्हें अच्छा लगता है, ठीक है, और इसका उल्टा भी होता है, तो इसके बारे में आप लिख सकते हो। इंडिया का आप एग्जाम्पल ले लो, इंडिया में क्या होता है, इंडिया में आपने देखा होगा ना मनाली शिमला ये लोग जाते हैं, जो भी लोग गर्म एरिया में रह रहे होते हैं तो वो इन हिली एरिया में, हिल स्टेशंस में विजिट करते हैं, उन्हें अच्छा लग रहा होता है। तो क्लाइमेट भी एक फैक्टर है जो कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। लैंडस्केप आप देखोगे, लोग यहाँ पर इंडिया में देखो, इंडिया का मैंने एग्जांपल दिया है कि विजिट करते हैं गोवा में, गोवा को विजिट करते हैं बीच हॉलीडेज़ को एंजॉय करने के लिए। तो इसमें माउंटेन्स हो गए, लेक्स हो गए, ये चीज़ अट्रैक्ट करती है लोगों को। हिस्ट्री एंड आर्ट भी आप देखोगे, लोग आर्कियोलॉजिकल साइट्स हो गई उनको विजिट करना चाह रहे होते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। पिक्चर्स क्यों आप देखोगे, एंशंट, राइट, और या फिर कोई टाउन्स, मतलब पिक्चर्स क्यों, कोई टाउन हो गया, पुराना टाउन है, पुरानी कोई साइट है। ताजमहल इंडिया में आप ले सकते हो, हम्पी आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो, राइट। कल्चर एंड इकोनॉमी, मतलब कल्चर और इकोनॉमी भी अट्रैक्ट करती है। कल्चर का मतलब कुछ लोग दूसरे लोगों के जो कल्चर है उनके बारे में उन्हें अच्छा लगता है जानना, तो वो फिर विजिट करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं इथनिक एंड लोकल कस्टम्स। और कुछ रिलीजियस प्लेसेस भी लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। तो कल्चरल एंड आप देखोगे रिलीजियस, ये बेसिकली फैक्टर हो जाएगा। इकोनॉमिक फैक्टर में ये जो भी अगर वो चीज़ जहाँ भी आप जा रहे हो वो चीप है, चीप सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वो फिर पॉपुलर बन जाती है, राइट। आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। 9th नंबर का, पाइपलाइंस आर यूज्ड एक्सटेंसिवली टू ट्रांसपोर्ट लिक्विड्स एंड गैसेज इन द वर्ल्ड, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एप्रोप्रिएट आर्ग्यूमेंट्स। तो यहाँ पर पाइपलाइंस का यूज़ किया जाता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए लिक्विड्स को, गैसेस को। तो पाइपलाइन इज़ द कीवर्ड, आपको उसी की इंपॉर्टेंस बतानी है, उसी का यूज़ बताना है। तो पाइपलाइंस को वाइडली यूज़ किया जाता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए लिक्विड्स एंड गैसेस एफिशिएंटली,
safely and cost effectively over long distances. They offer reliability, lower environmental impact and flexibility in transporting various commodities. तो इसका यूज़ किया जाता है। तो मैंने पहले पाइपलाइंस के बारे में हल्का सा बता दिया कि पाइपलाइंस का रफली क्या यूज़ है। उसके बाद मैं मेन चीज़ के ऊपर आया, जो कि यहाँ पर ये लोग क्या लिख रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि इस चीज़ को सपोर्ट करो स्टेटमेंट को आर्ग्यूमेंट्स के साथ। तो आपको इसमें पॉइंट्स बताने हैं, पाइपलाइंस का यूज़ कहाँ का किया जाता है, कैसे किया जाता है। तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए लिक्विड्स एंड गैसेस। अब देखो मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम मिला नहीं इनको हाईलाइट करने के लिए, तो आप जैसे कि ये वाली लाइन हो गई ट्रांसपोर्ट लिक्विड्स एंड गैसेस, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हो, राइट। कुकिंग गैस और एलपीजी इज सप्लाइड थ्रू पाइपलाइंस इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। पाइपलाइंस कैन ऑल्सो बी यूज टू ट्रांसपोर्ट लिक्विफाइड कोल। तो इसको भी यूज़ किया जाता है, लिक्विफाइड जो कोल है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए। न्यूजीलैंड में इवन मिल्क का यूज़ किया जाता है। और बाकी इसमें और भी डिटेल्स लिखी है, जैसे कि यूएस के अंदर आप देखोगे देयर इज ए डेंस नेटवर्क ऑफ ऑयल पाइपलाइन फ्रॉम द प्रोड्यूसिंग एरियाज टू द कंज्यूमिंग एरियाज। बिग इंच इज वन सच फेमस पाइपलाइन विच कैरीज पेट्रोलियम फ्रॉम द ऑयल वेल्स of the Gulf of Mexico in the northeastern states. About 17% of all freight per ton kilometer is carried through pipelines in USA. यानी यूएस में आपको प्रॉपर तरीके से पाइपलाइंस मिल जाएंगी। यूरोप, रशिया, वेस्ट एशिया की अगर हम बात करें, इंडिया पाइपलाइन एंड इंडिया पाइपलाइंस आर यूज टू कनेक्ट ऑयल वेल्स टू रिफाइनरीज। यानी जहाँ से ऑयल निकाला जा रहा है और फिर उसको जाकर रिफाइन भी किया जाता है, आप लोग इस चीज़ को जानते हो, कच्चे तेल को फिर रिफाइन भी करते हैं। तो रिफाइनरीज के थ्रू, मतलब जहाँ से निकाला जा रहा है और रिफाइनरीज में कैसे पहुँच रहा है, पाइपलाइंस के थ्रू ही पहुँच रहा है। और फिर फर्दर रिफाइनरीज से कंज्यूम, जहाँ पर मार्केट होता है, मार्केट वाले एरिया में भी कैसे पहुँच रहा है, पाइपलाइंस के थ्रू ही पहुँच रहा है। तो पाइपलाइन आप देखोगे ओवरऑल चीप होते हैं, सेफ मोड है ट्रांसपोर्ट का और एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। तो देखो मैंने कितना प्रॉपर आंसर लिखा है, ऐसे ही आपको लिखना है। अब इसमें देखो छोटे छोटे पॉइंट्स है, तो मैंने 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स लिख दिए, यानी 5 नंबर का क्वेश्चन है, 1 पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा ही लिख दिया है, राइट। ऐसे ही आपको करना है। 10वें नंबर का क्वेश्चन है, आपको लॉन्गेस्ट ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे बतानी है वर्ल्ड की। डिस्क्राइब इट्स एनी 4 फीचर्स। तो ट्रांस साइबेरियन जो रेलवे है लॉन्गेस्ट है, ठीक है, लॉन्गेस्ट ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे है वर्ल्ड की। तो इसके बारे में आपको कुछ फीचर्स बताने हैं। अब ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमारी बुक में ज़्यादा कंटेंट नहीं दिया हुआ, कुछ ही पॉइंट्स दिए हैं, तो इसमें आपको सारे पॉइंट्स से लिखने पड़ेंगे, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स हमारे पास हैं, तो आपको क्लैरिटी रहनी चाहिए। तो आप इस चीज़ के बारे में जानते हो, ट्रांस साइबेरियन रेलवे आपको रशिया में देखने को मिलती है, सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टॉक तक ये चलती है, राइट। और उसके बाद फिर यहाँ पर हम इस चीज़ के बारे में कह सकते हैं कि ये आपको रेल रूट देखने को मिल जाएगा, राइट। और उसके बाद फिर बीच में आप देखोगे ये मॉस्को हो गया, उफा हो गया, नोवोसिबिर्स्क, इरकुटस्क, चीटा, ये ऐसे आपको कुछ प्लेसेस मिलेंगी। और ये लॉन्गेस्ट भी है, इसकी आपको लेंथ पता रहनी चाहिए। एंड डबल ट्रैक्ड है, इलेक्ट्रीफाइड है। इसने वेस्ट यूरोपियन मार्केट्स को कनेक्ट किया है एशिया के साथ, एशियन मार्केट्स को वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ कनेक्ट किया है। बीच में यूराल माउंटेन्स आते हैं, ओब यानी साई रिवर आती है। चीटा इंपॉर्टेंट एक एग्रो सेंटर है, इरकुटस एक फर सेंटर है जो कि इसी के बीच में आता है। यहाँ पर आप ये चीज़ भी देख सकते हो, ये आपस में कनेक्टेड भी है, मतलब कनेक्टिंग लिंक्स आपको देखने को मिल जाएंगे साउथ में, जैसे कि यूक्रेन से कनेक्टेड है, बाकू ऑन द कैस्पियन कोस्ट, ठीक है, बाकू आपको अजरबैजान में मिल जाएगा, उज्बेकिस्तान, उलान बटोर मंगोलिया, ठीक है, और यहाँ पर मुकडेन आपको मिलेगा, बीजिंग इन चाइना, ठीक है। तो ये कुछ जगह हैं जहाँ से ये कनेक्टेड भी है, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन 2023 के एग्जाम में आया था, राइट। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है इसको डिफाइन करना है, और आपको 2 टाइप के इंटरनेशनल ट्रेड बताने हैं। वेरी इजी क्वेश्चन, इससे इजी क्या होगा, इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब होता है जब आप दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हो। तो डेफिनेशन कैसे लिखोगे, इंटरनेशनल ट्रेड रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड कैपिटल अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स। इट इन्वॉल्व्स कंट्रीज बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद ईच अदर, टिपिकली फैसिलिटेटेड बाय इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। फिर इंटरनेशनल ट्रेड 2 प्रकार का होता है, एक तो बायलैटरल है, मल्टीलैटरल है। अब देखो ये कैसा क्वेश्चन है, इसमें इस तरीके से बना हुआ था 1 + 2 + 2 करके, तो 1 मार्क के अकॉर्डिंग आपने ये ऊपर वाला पार्ट बता दिया। अब 2-2 मार्क के अकॉर्डिंग आपको बताना है बायलैटरल ट्रेड क्या होता है और मल्टीलैटरल क्या होता है। तो आपको एग्जाम्पल दोगे तो सही रहेगा। तो एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि बायलैटरल ट्रेड का मतलब होता है जब आप 2 कंट्रीज के साथ ट्रेड कर रहे हो। एग्जाम्पल के लिए कंट्री ए एंड कंट्री बी क्या कर रही हैं, इन्होंने अग्रीमेंट किया कि कंट्री यहाँ पर क्या करेगी, देखो कंट्री ए जो करेगी ना, कंट्री ए एक्सपोर्ट करेगी बी को क्या, ऑरेंजेस। तो एक ए विल एक्सपोर्ट ऑरेंजेस टू कंट्री बी,
और बी क्या करेगा, बी इन टर्न इन रिटर्न आप देखोगे बी एक्सपोर्ट करेगा एप्पल ए को। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कंट्री बी विल एक्सपोर्ट एप्पल्स टू कंट्री ए। तो ये डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो रहे हैं दोनों कंट्रीज के बीच में, इसे ही बायलैटरल ट्रेड कहते हैं, राइट। इस तरीके से आपको लिखना रहेगा। मल्टीलैटरल ट्रेड का मतलब होता है जब दो से ज़्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व रहती है, जब आप ग्रुप में कई सारी कंट्रीज के साथ ट्रेड कर रहे हो, दैट इज मल्टीलैटरल। तो फिर इसमें आप लिख सकते हो कि मल्टीलैटरल ट्रेड रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वही सारी कहानी रहेगी जिसमें 3 और मोर कंट्रीज आप देखोगे, ठीक है। सिंपल टर्म्स में इट्स अ सिस्टम वेयर सेवरल नेशंस एंगेज इन ट्रेड अग्रीमेंट्स कलेक्टिवली। एग्जाम्पल के लिए आप देखो कैसे आप पॉलिटिकल साइंस की नॉलेज को कनेक्ट करोगे। जिसके पास भी पॉलिटिकल साइंस है दे कैन अंडरस्टैंड। हमने यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ा है जिसमें आज के टाइम पे आप 27 कंट्रीज को देखते हो। उसका एग्जाम्पल दे दो कि वो लोग किस तरीके से ट्रेड करते हैं, ठीक है, कोशिश करते हैं कि फ्री यहाँ पर ट्रेड हो। तो आप एग्जाम्पल दे सकते हो, यू कैन मेंशन अबाउट दी सैफ्टा, राइट। आप मेंशन कर सकते हो आसियान के बारे में। आप इंडिया का एग्जांपल दे सकते हो कि इंडिया आज के टाइम पे कितनी सारी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड कर रहा है, कितने सारे जो ट्रेड के रीजनल ब्लॉक्स हैं उनके साथ कनेक्टेड है, उनके साथ ट्रेड कर रहा है, उसका पार्ट है इंडिया। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल दे सकते हो, राइट। तो एग्जाम्पल अगर आप दोगे तो सही रहेगा। बाकी यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क का, जो कि ये क्लासीफाई करना है आपको पोर्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइज फंक्शंस एंड गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच टाइप। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था। पहले आप पोर्ट्स के बारे में हल्का सा बता दो कि पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेंगे इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। जो चीफ गेटवेज हैं वर्ल्ड के, जो चीफ गेटवेज हैं यहाँ पर किसके, इंटरनेशनल ट्रेड के, वो आपको हार्बर्स एंड पोर्ट्स देखने को मिलेंगे। पोर्ट्स क्या करते हैं, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं डॉकिंग की, लोडिंग की, अनलोडिंग की और स्टोरेज फॉर दी कार्गो। तो यहाँ पर आपने क्या किया, डायरेक्ट आपने स्टार्ट ना करते हुए आंसर आपने हल्का सा पोर्ट्स के बारे में बता दिया। फिर आपने बताया कि हम क्लासिफाई कर सकते हैं पोर्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइज फंक्शंस इन द फॉलोइंग वे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पोर्ट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं स्पेशलाइज फंक्शंस के बेसिस पे, इस तरीके से। तो फिर आपको क्या करना है, ये फ्लो चार्ट सा बना देना, या जैसा मैंने स्ट्रक्चर तैयार किया है वैसे भी आप बना सकते हो। इस तरीके से भी आप यहाँ पर लिखोगे कि स्पेशलाइज फंक्शन के बेसिस पे हम ऐसे करके जो क्लासीफाई है वो कर सकते हैं। तो जैसे भी आपको बनाना है, बट फ्लो चार्ट ज़रूर बनाना, स्पेशली लॉन्ग मार्क वाले क्वेश्चन में, यानी 5 नंबर वाले में। ऑयल पोर्ट्स, पोर्ट्स ऑफ कॉल, पैकेट स्टेशन, एंट्री पोर्ट्स एंड नेवल पोर्ट्स, तो इनके बारे में मैंने आपको बताया था। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन आपसे खाली एक ही एग्जाम्पल मांग रहा है। तो मैंने यहाँ पर 2-3 एग्जाम्पल लिख दिए हैं, कोई भी आप एक लर्न कर लेना। ऑयल पोर्ट्स जो कि ऑयल के साथ डील करते हैं, मरा का है वो आप लर्न कर सकते हो। पोर्ट्स ऑफ कॉल, ये यहाँ पर आप देखोगे कॉलिंग पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर बेसिकली शिप रिफ्यूल कर सकता है, वाटर ले सकता है, खाने के आइटम वगैरह ले सकता है, बाद में चल के कमर्शियल पोर्ट के तौर पर डेवलप हो जाते हैं। आप होनोलुलु को याद रख सकते हो, एडन को, सिंगापुर पोर्ट। पैकेट स्टेशन आप देखोगे फेरी पोर्ट्स होते हैं जो कि पैसेंजर्स के लिए मोस्टली होते हैं। यहाँ पर आपको आमने सामने मिल जाएंगे देखने को, ठीक है। तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ये होते हैं। तो आप देखोगे डोवर इन इंग्लैंड एंड कैलेस इन फ्रांस अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। मैंने आपको रिवीजन वाली वीडियो में मैप भी दिखाया था, राइट। एंट्री पोर्ट्स ऐसे पोर्ट्स जो कि कलेक्टिंग सेंटर्स होते हैं। तो सिंगापुर का एग्जांपल आप दे सकते हो जो कि एंट्री पोर्ट है एशिया का, रोटरडैम यूरोप का। फिर नेवल पोर्ट्स आप देखोगे, नेवल पोर्ट्स आपको स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए देखने को मिलते हैं। और ये फिर यहाँ पर इसमें आप इस चीज़ को देखोगे, फिर इसमें जो वॉरशिप्स हैं उनको सर्व करते हैं, रिपेयर, यहाँ पर वर्कशॉप्स आप देखोगे, कोचियन, कारवाड़, इनमें से कोई भी आप एक एग्जाम्पल दे सकते हो, राइट। तो ये थे हमारे 5 मार्क के क्वेश्चन। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, ठीक है। अब आपको अगर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए सभी टॉपिक्स की, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, आप सीधा इस वीडियो पे आ गए, तो जाके रिवीजन वाली वीडियो देखो, फिर इसको आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छी क्लैरिटी मिलेगी, मैं कह रहा हूँ, राइट। चलिए अब आ जाते हैं हम 3 मार्क के क्वेश्चंस के ऊपर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पास्ट में आए हैं जो कि कॉन्टिन्यूसली रिपीट हो रहे हैं, जिनकी प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो 8 क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको 3 नंबर के बताऊंगा। अब पहला क्वेश्चन है, पॉसिबिलिज्म कैसे डिफरेंट है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म से, एक्सप्लेन विद सूटेबल एग्जाम्पल। एक चीज़ बता दूं, 3 नंबर के क्वेश्चन 5 मार्क की फॉर्म में भी बन सकते हैं और 5 मार्क के 3 मार्क की फॉर्म में, तो कुछ भी हो सकता है एग्जाम में, तो उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है आपको, राइट। तो ये वाला क्वेश्चन जो है 5 नंबर में भी बन सकता है। इस तरीके से भी बन सकता है कि आप ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, मतलब नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस कैसे अलग है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर से, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है कि एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म के बीच में आपको बताना है क्या डिफरेंस है। तो आप इसमें बता सकते हो कि ये ऐसे टाइम की बात है जब बेसिकली डोमिनेंस था नेचर का ह्यूमंस के ऊपर,
राइट। इसमें उल्टा आप देखोगे ह्यूमंस का डोमिनेंस नेचर के ऊपर, हमने पॉसिबिलिटीज क्रिएट करना शुरू कर दिया। लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत ही कम थी, प्रिमिटिव सोसाइटी में होता था, टेक्नोलॉजी बहुत ही हाई है, मॉडर्न पीरियड में ये चीज़ होती है। पीपल यहाँ पर लोग नेचर की वर्शिप करते थे, उसकी पूजा करते थे, उससे उसकी सुनते थे, डरते भी थे उससे। यहाँ पर ऐसी चीज़ होती नहीं है, बल्कि यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, लोग यहाँ पर जो स्टेट है नेसेसिटी की, उससे जा रहे हैं स्टेट ऑफ फ्रीडम की तरफ। यानी जितनी भी पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर सकते हैं उसको किया जा रहा है, और जितने भी रिसोर्सेज हम एनवायरनमेंट से ऑब्टेन कर सकते हैं, नेचर से ऑब्टेन कर सकते हैं, हम ऑब्टेन कर रहे हैं, उसका यूज़ कर रहे हैं, इवन मिसयूज़ भी करने लग रहे हैं। तो पॉसिबिलिज्म। और फिर इस वाले पीरियड को नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस कहा जाता है, और इस वाले पीरियड को बोला जाता है, ये वाला कौन सा हो गया, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, एंड दिस पीरियड इज ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। एग्जाम्पल के लिए आप बेंदा की स्टोरी यहाँ पर लिख सकते हो, मतलब स्टोरी नहीं लिखनी, एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हो कि स्टोरी ऑफ बेंदा जो कि हमने बुक में पढ़ी है, और यहाँ पर कारी की स्टोरी। ठीक है, तो 5 मार्क का क्वेश्चन बनेगा, तब भी आप ये सारे के सारे पॉइंट लिख दोगे तो यू विल गेट 5 मार्क्स। ओके, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, नेचर और जो ह्यूमंस है वो इंसेपरेबल एलिमेंट्स हैं, जस्टिफाई करना है स्टेटमेंट को सूटेबल एग्जाम्पल के साथ। तो आप ये देखोगे ह्यूमंस और नेचर्स इनसेपरेबल एलिमेंट्स हैं, हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल आपको देना है, तो जो डाइकोटॉमी हमें देखने को मिलती है, डाइकोटॉमी का मतलब होता है जो भी हमने सेपरेशन किया है फिजिकल, बेसिकली जो आप बोलोगे नेचर और ह्यूमन बींग्स में, वो गलत है, वो वैलिड नहीं है, क्योंकि हम इस चीज़ को देख सकते हैं कि इन दोनों को सेपरेट नहीं किया जा सकता, इनको हॉलिस्टिकली देखा जाना चाहिए, एक ही साथ देखा जाना चाहिए, एक ही साथ पढ़ा जाना चाहिए। कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इस चीज़ को क्लियर करेंगे, बात करते हैं इसके बारे में। जैसे कि देखो, जो भी आप फिजिकल और ह्यूमन फिनोमिना देखते हो उनको मेटाफर्स में डिस्क्राइब किया जाता है। जैसे कि आप देखो, क्या अर्थ का फेस होता है, आई मतलब स्टॉर्म का आई होता है, रिवर की माउथ होती है, रिवर का आप क्या माउथ देखते हो, नहीं देखते ना, नोज नहीं होती ग्लेशियर की, बट तब भी हम करते हैं। तो हम ह्यूमन एनाटॉमी में से कुछ सिंबल्स दे रहे हैं नेचुरल चीज़ों को, उससे कनेक्ट कर रहे हैं। तो हम ये दिखाना चाहते हैं कि देखो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जो भी ये नेचुरल चीज़ें आपको नेचुरल फिनोमिना देखने को मिल रहा है, फिजिकल चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट, भले वो रिवर है, ग्लेशियर है, अर्थ है, उसको ह्यूमंस के सिंबल के तौर पे दिखा रहे हैं। इट मीन्स दोनों आपस में कनेक्टेड है, दोनों को आप अलग नहीं कर सकते हो, राइट। और आप इसमें और भी चीज़ें अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि नेचर हमें ऑक्सीजन देता है और एयर को क्लीन करता है, यानी हम नेचर के ऊपर डिपेंड है, हमें नेचर सामान दे रहा है, रिसोर्सेज देता है। इन टर्न हम ह्यूमंस भी हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एनिमल्स के लिए, इवन हम प्लांट भी ग्रो करते हैं, जिससे बेसिकली हम कह सकते हैं कि नेचर हमारे ऊपर डिपेंड है। हम ह्यूमंस के ऊपर हम ही पेड़ वगैरह लगा सकते हैं, उनको पानी देते हैं। इवन मान लो कोई ऐसा एरिया जहाँ पर पानी अवेलेबल नहीं है एनिमल्स के लिए, ठीक है, या फिर प्लांट के लिए, तो हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल सोर्सेज को तैयार करते हैं, लेक्स हो गए, पोन्ड्स हो गए। तो इससे ये समझ में आता है कि ह्यूमंस डिपेंडेड ऑन नेचर, यानी हम लोग ह्यूमंस नेचर पे डिपेंड है और नेचर हमारे ऊपर डिपेंड है, यानी दोनों को आप सेपरेट नहीं कर सकते, दोनों इनसेपरेबल एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो डाइकोटॉमी बेकार है दोनों के बीच में। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना होगा, राइट। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन बात करता है, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स एनी 3 मेजर्स दैट कैन बी हेल्पफुल इन पॉपुलेशन कंट्रोल इन द वर्ल्ड। यानी कि आपको 3 एग्जाम्पल देने हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ आपको बताना है 3 मेजर्स जिनको यूज़ किया जा सकता है, जो कि बहुत ही हेल्पफुल है पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए। अब ये बहुत ही इजी टॉपिक है और क्वेश्चन है, आप इसको अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, जैसे कि आप बता सकते हो कि भैया फैमिली प्लानिंग की जा सकती है, राइट। हमारी बुक में भी इसके बारे में गिवन है कि फैमिली प्लानिंग आप लोग कर सकते हो। हम क्या कर सकते हैं, जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। एजुकेशन की बात हो रही थी, अवेयरनेस की, इवन सरकार कुछ पॉलिसीज़ ला सकती है। तो उन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पर मैंने लिखा है अपने तरीके से, फैमिली प्लानिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर एक्सेस एंड वीमेंस एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंसेंटिव्स। तो फैमिली प्लानिंग की अगर हम बात करें तो एजुकेशन प्रोवाइड करानी पड़ेगी, यानी आपको बेसिकली लोगों को एजुकेट करो कि फैमिली प्लानिंग किस तरीके से की जा सकती है, कौन कौन से यहाँ पर हम जो मेथड्स हैं उनका यूज़ कर सकते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेथड्स होते हैं उनका यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको एक बार मैं रीड कर देता हूँ। प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड एक्सेस टू फैमिली प्लानिंग मेथड्स सच एज contraception can help individuals and families make informed choices
make informed choices about the number and spacing of their children. This can include providing information about different contraceptive methods, यानी इनके बारे में बता सकते हैं, उनके effectiveness के बारे में, and where to obtain them. For example, offering free or affordable contraceptives and conducting educational program on family planning in schools and communities. कितना प्रॉपर आंसर लिखा है मैंने. हेल्थ केयर एक्सेस एंड वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, तो इसमें आप वीमेन को एम्पावर करोगे, उनको बताओगे, उनको मतलब एजुकेट करोगे, एजुकेशन की अगेन बात हो रही है, तो वो समझ पाएंगी कि भाई हमें यहाँ पर ज़्यादा बच्चों को जन्म नहीं देना है, उससे हमारी हेल्थ ख़राब होगी, इस तरीके से. तो उनको एम्पावर किया जा सकता है थ्रू एजुकेशन, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, जेंडर इक्वालिटी ऑल्सो टेंड्स टू लीड टू लोअर बर्थ रेट्स. तो improving access to health care, especially maternal and reproductive health services, can lower infant and mortality rates. When women have better access to health care and education, they often choose to have fewer children. यानी ये चीज़ देखी गई है, जितना educated family जितनी होती है उतनी आप देखोगे वो बेसिकली ज़्यादा बच्चों को यहाँ पर प्लान नहीं करते हैं, कम ही करते हैं. उन्हें पता है कि कितनी इन्फ्लेशन है, ये चीज़ ज़्यादा ठीक नहीं है, ज़्यादा बच्चों को जन्म देना, छोटी फैमिली सही रहेगी हमारे लिए. ये चीज़ यहाँ पर जो बेसिकली लोग हैं वो सोचते हैं, अगर वो एजुकेटेड फैमिली है तो, राइट. गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और इंसेंटिव, इसमें आप देख सकते हो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सब्सिडीज़ प्रोवाइड करा सकती है, ठीक है, टैक्स इंसेंटिव दे सकती है लोगों को. तो इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंसेंटिव्स that encourage smaller families can help in population control. This can include measures such as offering tax incentives for small families, providing subsidies for family planning services, and implementing laws that promote gender equality and reproductive rights. For example, some countries offer financial incentives or benefits to families with fewer children. कुछ countries क्या करती हैं, यहाँ पर फाइनेंशियल इंसेंटिव वगैरह देती हैं ऐसी फैमिलीज़ को जो कि जिनके पास कम बच्चे होते हैं. तो ये चीज़ भी की जा सकती है, राइट. आगे बढ़ते हैं. आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर का. एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर महबूब उल हक. तो देखो आप हल्का सा आइडिया दे दो महबूब उल हक के बारे में, कौन थे. तो डॉक्टर महबूब उल हक आपको देखने को मिलेंगे, वो सब पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट एक्सपर्ट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है. डेवलपमेंट एक्सपर्ट थे ये इंटरनेशनली, और जिन्होंने अच्छा खासा रोल दिया है ह्यूमन डेवलपमेंट की फील्ड में. उसके बाद आप बता दो कि कैसे ये डिस्क्राइब करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में. तो द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर महबूब उल हक. ये बोलते हैं कि डॉक्टर महबूब उल हक कि ह्यूमन डेवलपमेंट ऐसी डेवलपमेंट होती है जो कि लोगों की चॉइसेस को एनलार्ज करे, उनकी लाइफ को इंप्रूव करे, वो एक मीनिंगफुल लाइफ जी सके जहाँ पर वो अपने आप को डेवलप कर सके. तो वही बातें हो रही हैं, ठीक है. तो देखो इसमें वही बातें हो रही है कि ह्यूमन डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है. ह्यूमन डेवलपमेंट एक ऐसी डेवलपमेंट जो कि लोगों की चॉइसेस को एनलार्ज करे, उनकी लाइफ को इंप्रूव करे, वो एक मीनिंगफुल लाइफ जी सके, ठीक है, जहाँ पर वो अपने आप को डेवलप कर सके, अपने टैलेंट को दिखा सके, एक प्रॉपर लाइफ जी सके. तो यहाँ पर मैंने ना मतलब जो ये हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको अंडरलाइन करना है एग्जाम में, ओके. तो वही बातें हो रही हैं कि डॉक्टर हक ने डिस्क्राइब किया ह्यूमन डेवलपमेंट को, ऐसा डेवलपमेंट जो कि एनलार्ज करे लोगों की चॉइसेस को एंड इम्प्रूव्स देयर लाइफ्स. Right? People are central to all development under this concept. These choices are not fixed but keep on changing. The basic goal of development is to create conditions where people can live meaningful lives. फिर आप meaningful life के बारे में बता दो. और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि सरकार खर्च करे लोगों की हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर. तो लीडिंग ए लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ, being able to gain knowledge and having enough means to be able to live a decent life are the most important aspects of human development. ये बहुत ही important aspects है human development के, ओके. आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी. आगे बढ़ते हैं. 5वें नंबर का क्वेश्चन बहुत ही ईजी है. माइनिंग क्या होती है और 2 फैक्टर्स बताने जो कि माइनिंग को अफेक्ट करते हैं. तो माइनिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें आप एक्सट्रैक्ट करते हो वैल्यूएबल मिनरल्स को, ओर्स हो गए या फिर अदर जियोलॉजिकल मटेरियल्स हो गए, राइट. इसमें क्या होता है, ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग, एक्सकवेशन वगैरह होती है. अब यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली 2 फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करती है, यानी 2 फैक्टर्स माइनिंग को अफेक्ट करते हैं. तो छोटा सा क्वेश्चन है, 1 नंबर के तौर पे आप ये बता दो और 2 नंबर की फॉर्म में 2 नंबर के लिए आपको बताना है, 2 फैक्टर्स बता देने हैं. तो 2 फैक्टर्स आप बता सकते हो, एक तो फिजिकल फैक्टर्स और इकोनॉमिक फैक्टर्स. फिजिकल फैक्टर्स आप बताओगे कि क्या साइज़ है, क्या मतलब ग्रेड, मतलब क्या क्वालिटी है मिनरल की, मोड ऑफ अकरेंस क्या है. ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, 3 मार्क का है वैसे भी, और 1 मार्क में तो हम डेफिनेशन वैसे भी बता चुके हैं, मतलब माइनिंग क्या होती है वो बता चुके हैं. तो फिजिकल फैक्टर्स में आप बता सकते हो साइज़ क्या है, ग्रेड, मोड ऑफ अकरेंस ऑफ द डिपॉजिट्स. और इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर आप बता सकते हो कि भाई डिमांड क्या है मिनरल की, टेक्नोलॉजी अवेलेबल एंड यूज्ड
कैपिटल टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लेबर एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी आएगी। ये 2 फैक्टर्स हैं जो कि माइनिंग को अफेक्ट करते हैं। तो माइनिंग क्या होती है, 2 फैक्टर्स, राइट। 3 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा। ये क्वेश्चन है 6th नंबर का, जो कि बताता है, क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यानी स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग एंड लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। तो आपको दोनों के बारे में बताना है। अब ये मैंने 5 मार्क के अकॉर्डिंग हल्का सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है फ्लो चार्ट की फॉर्म में, नोट फ्लो चार्ट टेबल की फॉर्म में, राइट। ठीक है, टेबल की फॉर्म में, फ्लो चार्ट बोल बोल के ना फ्लो चार्ट ही मुंह से निकल रहा है, टेबल की बात हो रही है। क्योंकि आपको बता चुका हूं, भले 3 नंबर का क्वेश्चन हो, 5 मार्क का क्वेश्चन हो, यू हैव टू मेक दी टेबल डिफरेंस बिटवीन फॉर्म में आपको बताना रहेगा जो डिफरेंस वाला क्वेश्चन आएगा, इस तरीके से बीच में लाइन खींच के दोनों के बारे में। तो यहाँ पर आप एस्पेक्ट लिख सकते हो, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। साइज़ की बात होती है तो आप देखते हो छोटी साइज़ की होती हैं, प्रोडक्शन यहाँ पर ज़्यादा होती नहीं है। ये बड़ी साइज़ की होती है, हाई प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है। इन्वेस्टमेंट आप देखोगे फिक्स्ड एसेट्स में लेस देन 10 करोड़ होती है, यहाँ पर मोर देन 10 करोड़ होती है। और ये लो इन्वेस्टमेंट करते हैं, यहाँ पर ये आप देखोगे हाई इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर की जाती है। ऑनरशिप की बात करें तो इसमें आप देखोगे कुछ इंडिविजुअल्स, फैमिलीज या स्मॉल ग्रुप्स ही ओन करते हैं। यहाँ पर आपको बड़े बड़े बिजनेस एंटिटीज़ देखने को मिलेंगे जो कि इनको ओन करते हैं, ऐसी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को। मार्केट प्रेजेंस की बात करें तो मार्केट आप देखोगे ये बेसिकली लोकल और रीजनल मार्केट को सर्व कर रहे होते हैं। ये इनका फोकस होता है नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट्स। लेबर की बात करें तो लेबर रिक्वायर कौन सी होती है, इनको सेमी स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, और इनको स्किल्ड लेबर यानी इनको बहुत ही स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। इवन ये काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की मशीन्स का भी यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आपको बताना रहेगा ये वाला बेसिकली क्वेश्चन। 7th की अगर हम बात करें, 7th नंबर के क्वेश्चन की, तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी आर एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग, एनालाइज द स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन बनाए हमने ना 4-5 करेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के। तो उसमें से क्वेश्चन बनाया हुआ है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और जो बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू, कि किस तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो एक पॉइंट से क्वेश्चन बना दिया इन्होंने। तो आपको उसी को बस ब्रॉड करके एग्जाम्पल के साथ बताना होगा। पहले आप बता दो मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है। तो ये मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग मतलब होता है रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑन अ मैसिव स्केल, यानी जब बहुत ही बड़े स्केल पे प्रोडक्शन हम कर रहे हैं यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजीज, मशीनरी एंड प्रोसेसेस। दिस टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टिपिकली इन्वॉल्व्स द मास प्रोडक्शन ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स इन लार्ज क्वांटिटीज टू मीट मार्केट डिमांड एफिशिएंटली। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, मास प्रोडक्शन होती है, राइट, बड़े बेसिकली बल्क में होती है। अब इन दी फॉलोइंग वे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी आर एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। फिर आप इसके बारे में बता सकते हो कि कैसे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की जाती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जाती है। तो इसको एक बार मैं रीड कर देता हूँ। मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग रिलाइज हैविली ऑन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस टू एनहांस प्रोडक्टिविटी, quality and efficiency. These innovations often result from research and development efforts aimed at creating new manufacturing techniques, materials, machinery and automation system. यानी ये लोग फोकस करते हैं कि टेक्नोलॉजी में इनोवेशन लाते रहें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहते हैं, ताकि क्या हो, ये बेसिकली नई नई चीज़ें लेकर आएँ जिससे इनकी प्रोडक्शन बढ़े और फर्दर प्रॉफिट बढ़े इनका। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जाती है, मतलब दोनों आपस में कनेक्टेड है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी की जाती है, क्यों की जाती है, ताकि टेक्नोलॉजी में क्या हो, बेसिकली नई नई टेक्नोलॉजी ये लोग लेकर आएँ। तो द स्ट्रैटेजिक अप्रोच ऑफ इन्वेस्टिंग इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिफ्लेक्ट्स ए प्रोएक्टिव स्टांस टुवर्ड्स इनोवेशन। कंपनीज दैट प्रायोरिटाइज रिसर्च एंड डेवलपमेंट एलोकेट resources to explore and develop new technologies to fulfill their specific manufacturing needs and objectives. तो ये आप देख सकते हो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ये लोग प्रायोरिटी क्यों देते हैं, क्योंकि ये बेसिकली नई नई टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सके ताकि इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग नीड्स और ऑब्जेक्टिव्स है वो फुलफिल हो जाएं, राइट। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, 8th नंबर का क्वेश्चन इज द चीफ गेटवेज ऑफ द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड्स आर हार्बर्स एंड पोर्ट्स, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल। यानी जो पोर्ट्स हैं उनके बारे में बताना है, उनकी आपको इंपॉर्टेंस बतानी है। तो फिर आप इसके बारे में लिख सकते हो कि पोर्ट्स को मल्टीपल चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। तो चीफ गेटवेज जो है वर्ल्ड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के वो हार्बर्स एंड पोर्ट्स हैं। कार्गोज एंड ट्रैवलर्स पास फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर थ्रू
पोर्ट्स यानी कार्गोज जो हो गए और ट्रैवलर्स दोनों के लिए यूज़ किया जाता है पोर्ट्स का। Ports are called chief gateways of international trade because they serve as key hubs for the movement of goods and commodities between countries. They facilitate the loading and unloading of cargo from ships, connecting global markets यानी उनको connect करते हैं, enable करते हैं trade हो sea के द्वारा। Ports play a crucial role in transporting goods efficiently and cost effectively. तो efficiently और cost effectively ये लोग transport कर सके goods को, making them essential entry and exit, making दैम एजेंशियल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। हो सकता है एक आध वर्ड मैंने मतलब मिस प्रोनाउंस कर दिया हो या फिर बेसिकली कुछ रह गया हो, तो वो थोड़ा स्पीड में मुझे करना पड़ रहा है इसलिए हो रहा है, तो उसके लिए मैं पहले आपको माफ़ी चाह रहा हूँ, राइट। चलिए, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड दीज फैसिलिटीज़ द पोर्ट अथॉरिटीज़ क्या करती है, अरेंजमेंट यहाँ पर करती हैं कि भाई प्रॉपर तरीके से सारी अरेंजमेंट होनी चाहिए, ठीक है, सारी की सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं, प्रोवाइडिंग लेबर एंड मैनेजरियल सर्विसेज। उसके बाद फिर आप यही बता सकते हो कि बेसिकली यहाँ पर जो पोर्ट है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, राइट। तो जो क्वांटिटी है पोर्ट कार्गो हैंडल बाय अ पोर्ट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ द लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इट्स हिंटरलैंड्स। यानी कि बेसिकली इन्होंने क्या किया, जो हमारा जो पोर्ट वाला टॉपिक था उससे क्या किया है, एक यहाँ पर लाइन ले ली और उसको ही बोल दिया कि उसको जस्टिफाई करो, एक्सप्लेन करो। तो वही है यहाँ पर जो बेसिकली जो पोर्ट है, दिस इज़ द कीवर्ड, और इसी के बारे में आपको बताना है पोर्ट्स के क्या क्या यूजेस हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, तो आप इसके बारे में लिख सकते हो, राइट। तो ये थे सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं, राइट। एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो भी आपको मिल जाएगी, जा करके देख लेना। बाकी नोट्स और बाकी यहाँ पर ये जो बेसिकली पीडीएफ है, ये जो वीडियो की पीडीएफ है, प्लस में और भी कुछ क्वेश्चंस आपको 7-8 मोर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, 3 मार्क के और 5 मार्क के। उसकी जो पीडीएफ है आपको ऐप में या फिर वेबसाइट अभी है बेसिकली, जिसका लिंक मैं आपको नीचे कमेंट सेक्शन में, पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, जाके आप चेक कर लो वहाँ से, ठीक है। आप बाय करोगे तो वहाँ पर क्लिक करके बाय करोगे तो आप सारे मटेरियल को एक्सेस कर पाओगे, भले वो नोट्स हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो, और आपका कुछ क्वेश्चंस और भी मिल जाएंगे। तो छोटी सी अमाउंट है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो जाते जाते, और देख लेना बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। ऐसे ही आपको इसी तरीके से आंसर्स मिल जाएंगे जो बाकी और भी क्वेश्चंस हैं उनके। बाकी इस वीडियो में मैंने कोशिश करी है कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर मैं कंप्लीट करा दूँ, राइट, और यहाँ पर मैंने करा दिए हैं। आई होप आपको प्रॉपर तरीके से क्लैरिटी मिली होगी। बाकी जा करके आप बेसिकली बुक सेकंड की 1 शॉट वीडियो रिवीजन वाली देख लेना, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो भी उसकी आ जाएगी। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में फीडबैक बताना कैसी लग रही है वीडियोस। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अच्छे से तैयारी करो, ज्योग्राफी का एग्जाम अच्छा होगा, मैं आपके साथ हूँ। बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको चैनल पर मिल रहा है, चैनल को शेयर करो, सपोर्ट करो। आगे बढ़ते हैं, मतलब आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते करते आगे बढ़ते हैं कि हैबिट हो गई है। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।